दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम डी ब्रोगली कंसेप्ट को सीख चुके थे। आज बारी है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल है, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर बनता है। अगर आप क्लास 11th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आपको इसका क्वेश्चन मिलता है। आइए सीखते हैं इस कंसेप्ट को और जानते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। आइए सीखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और ये है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली कंसेप्ट के बेसिस पे हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था क्या क्या चीजें थी। आइए अब जानते हैं हेजनबर्ग का कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, एक सिंपल सी ही चीजें हैं, थोड़ा सा समझने की बात है। इसमें क्या कहा गया? इट इज इम्पॉसिबल इन केस ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स टू कैलकुलेट बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। देखिए, जनरली शायद आप इस बात को जानते हैं, जब क्रिकेट का मैच होता है तो जैसे ही बॉलर बॉल फेंकता है तुरंत उसकी स्पीड आ जाती है कि भाई इस मोमेंट पे, इस वक्त पे, इस पोजीशन पे बॉल की स्पीड ये रही होगी। बड़े बड़े प्लैनेट जो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं उनकी भी हम पोजीशन बता सकते हैं, उनकी वेलोसिटी बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत छोटा पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन जैसा बहुत छोटा पार्टिकल है और वो अगर लगातार घूम रहा है तो ऐसे छोटे पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम कह लो या वेलोसिटी कह लो, पोजीशन और मोमेंटम या पोजीशन और वेलोसिटी हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली नहीं बता सकते। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं, एक एक करके वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। अब इसकी पोजीशन और वेलोसिटी अगर आपको बतानी है तो आपको इसे देखना होगा, और किसी भी चीज को देखने के लिए जरूरत पड़ती है कि लाइट उससे टकराए और आपकी आंखों तक या जो भी आप मशीन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके सेंसर तक पहुंचे। सपोज आपने इस इलेक्ट्रॉन को लाइट रेडिएशन से स्ट्राइक किया। अब आप बच्चे अच्छे से जानते हो लाइट की अपनी एनर्जी होती है E = h। अब जैसे ही आप इसको लाइट से स्ट्राइक करेंगे, इस इम्पैक्ट की वजह से या तो इसकी पोजीशन बदल जाएगी या इसकी स्पीड बदल जाएगी। खुद अपने पे लेके देखिए, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, कोई आपसे टकराता है, अगर वो एकदम से सामने से आके साइड से आके टकराता है तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन भी बदलती है और आपकी वेलोसिटी भी बदलती है। वही काम इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी यहाँ पर बदल जाती है और इन्हें आप साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में सभी चीजें बड़ी हैं और इन बड़ी चीजों के ऊपर लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसी वजह से हमारा ये कंसेप्ट हमारी डेली लाइफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे हल्के पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके लिए एप्लीकेबल है, उनके आगे एप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, किसी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी या पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, एक्यूरेटली नहीं बता सकते। अंदाजे तो लगा सकते हैं लेकिन एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते, खासतौर पे याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेजर बोथ वेलोसिटी एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली। अभी मैंने आपको बताया, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ लाइट आइदर पोजीशन और वेलोसिटी और बोथ विल गेट चेंज, इस वजह से हम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। हेजनबर्ग प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस हमारी डेली लाइफ में नहीं है। क्यों नहीं है? सीधी सी बात है, अभी मैंने कहा हमारी डेली लाइफ में बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जिनका मास ज्यादा होता है, इस वजह से इसका सिग्निफिकेंट रोल हमारी लाइफ में नहीं होता, क्योंकि लाइट उन पार्टिकल के रास्ते को नहीं बदल सकती, इसीलिए हमारी डेली लाइफ में इसका यूज नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन कहते हैं,
कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बता ही नहीं सकते, यहाँ ये कहा गया है कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू साइमल्टेनियसली नहीं बताई जा सकती। क्यों नहीं बताई जा सकती, ये आपसे पूछा गया। अब ये भी मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली नहीं बता सकते। साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली अगर हम पोजीशन नहीं बता पाएंगे तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन यानी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता पाएंगे। अगर हम वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे तो एनर्जी ड्यू टू मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं बता पाएंगे। तो हम कहेंगे बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, हेंस वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो जरूरी है क्वेश्चंस को समझना, उसके मीनिंग को जानना और हर क्वेश्चन का जवाब सही ढंग से दे पाना, ये आपके लिए जरूरी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाइजेनबर्ग ने हमें फॉर्मूला दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ध्यान रखना डेल्टा एक्स पोजीशन नहीं है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हम कहेंगे यहां से एक डेफिनेशन और बनती है, लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इस तरह से हमारी ये डेफिनेशन बनेगी और ये डेफिनेशन भी बिल्कुल सही ढंग से इस्तेमाल की जा सकती है। इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। यहां पर खास तौर पे H आप जानते ही हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। तो हम अपने इस फार्मूले को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, m डेल्टा v। m हुआ मास, डेल्टा v हुआ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये कहा जा सकता है। और अगर मैं यहाँ इन कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू को, तो ये वैल्यू पुट कर सॉल्व करके आती है 5.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -35, ये वैल्यू। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एम क्या हुआ मास और डेल्टा वी क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इस तरह से आप इन फार्मूलों को याद रखिएगा। जितने भी न्यूमेरिकल है हमारे इस टॉपिक के बेसिस पे, वो सभी के सभी इस फार्मूले के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। उनका जवाब आप यहाँ से दे सकते हैं ना। तो हमारा ये फार्मूला आ गया, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी की जगह डेल्टा पी भी लिखा जा सकता है। अच्छे से समझ लो, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और इसकी यूनिट होगी मीटर। डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इट शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। और एम होगा मास और मास की यूनिट आपको इस पूरे ही चैप्टर के लिए याद रखना है, मास की यूनिट किलोग्राम। अगर इन बातों को ध्यान में रखा तो न्यूमेरिकल आपका समझो सॉल्व हो ही गया। जरूरी है इन बातों को ध्यान रखना। अब जरा इस क्वेश्चन के बारे में समझिएगा, कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, जानिएगा जरा इस क्वेश्चन को। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इतना, यानी आपको डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 2.2 10 raised to the power -4 गिवन है। and with what accuracy can its position be determined? आपको डेल्टा एक्स निकालना है। तो कहाँ मुश्किल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10 raised to the power -35 और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.27 10 raised to the power -35 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी जो कि है 2.2 10 raised to the power -4। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये जवाब आएगा 2.39 इंटू 10 raised to the power -31 मीटर। ये आपका जवाब आएगा। हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व, कोई मुश्किल नहीं, समझने की बात है बस। अगला न्यूमेरिकल देखिए। अब पता लगाइए किस तरह से क्या क्या वैल्यूज हैं। वैल्यूज को देखिए, पहले लिखते जाइए क्या क्या गिवन है। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है।
मास इक्वल टू 1 मिलीग्राम। अब मास हमें लेना है किलोग्राम में, मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई मास आ गया। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी 5.5 10⁻⁻20 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इस तरह से ये वैल्यूज हमें दे दी गई हैं। अब इन वैल्यूज के बेसिस पे बताना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स। तो डायरेक्ट हुआ फार्मूला, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻35। अब m और v डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ m की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा v की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके 9.55 इंटू 10⁻⁻10 मीटर ये आपका आंसर बन जाएगा। तो जरूरी है एफर्ट्स करने की, जरा से एफर्ट्स हुए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही तो चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनदर क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर न्यूमेरिकल एग्जाम में इसी तरह का आता है। देखिए क्या कहा गया, एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी गई है 500 मीटर पर सेकेंड और उसमें कहा गया कि इसमें अनसर्टेनिटी है 0.02%। अब हमें इस न्यूमेरिकल में वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी चाहिए जो कि 0.02% है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ इफ वेलोसिटी इज 100 देन अनसर्टेनिटी विल बी 0.02। अगर वेलोसिटी 100 है तो अनसर्टेनिटी 0.02 और वेलोसिटी कितनी है 500, तो मैं कहूंगा if velocity is 500 then uncertainty will be 0.02 upon 100 into 500। और जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये सॉल्व करे कितना आएगा, आप अपने आप समझ सकते हैं 0.1, ये आपके पास आ जाएगा 0.1 और ये क्या हुआ डेल्टा वी आएगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, ना दिया जाए 9.11 10⁻⁻31। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स निकालना है बस, तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए 5.27 10⁻⁻35 डिवाइडेड बाय ये मास डेल्टा वी मास हमने यहाँ पर रखा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर रहेगा इसका 5.77 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स यूनिट रहेंगी और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपका बना, सॉल्व हुआ, कुछ भी खास दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप स्कूल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ये बताना है। बच्चे कई तरह के जवाब देते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन नहीं, आप सिंपल इस तरह से जवाब देंगे, सीखेगा। आपने क्या करना है, आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं 9.11 इंटू 10⁻⁻31। डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर का होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस डायमीटर में कहीं मिलेगा तो यही कहीं ना कहीं इसी डायमीटर में मिलेगा। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है, तो यहां से हम जब इस वैल्यू को पुट करेंगे, m की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा वी आएगी। अब डेल्टा वी देखिए कितना है 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की वेलोसिटी से भी बहुत ज्यादा है और लाइट से ज्यादा वेलोसिटी को अचीव करना ही मुश्किल है, उससे ज्यादा अनसर्टेनिटी को कहां से अचीव करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और इसको ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। अभी पूरा का पूरा टॉपिक आप अच्छे से जान चुके हैं, बस जरूरत है इसको याद करने की। पिछली क्लास में डी ब्रोगली किया, यहाँ हाइजेनबर्ग,
इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। इस तरह से हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सीखा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर न्यूमेरिकल या तो आपके पास डी ब्रोगली में से आएगा, या हाइजेनबर्ग, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, या स्पेक्ट्रम के बेसिस पे 5 टाइप में से न्यूमेरिकल बन सकता है। और इन न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक प्रैक्टिस ही चाहिए। टारगेटेड न्यूमेरिकल हम आपको बता ही रहे हैं। जो आपको न्यूमेरिकल इन क्लासेस के अंदर बताए जा रहे हैं, उन न्यूमेरिकल्स पे गौर करना, उन्हें अच्छे से नोट करना, उन्हें अच्छे से सॉल्व करना। हम देखते हैं कौन आपके नंबर कटवा सकता है। डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे और 100 आउट ऑफ 100 का एम डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।